वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है टीएस क्लासेस पे। यहाँ हम आपको पॉलिटी के प्रश्न करा रहे हैं जो आपके अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। ये टीजीटी पीजीटी की सीरीज है, पर अलग अलग एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आइए देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्न में से किस पर आधारित है? तो आपका पहला ऑप्शन है मॉर्ले मिंटो सुधार, आपका सेकंड ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, थर्ड है रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड एंड फोर्थ इज नेहरू रिपोर्ट। तो आपका भारत सरकार अधिनियम जो है वो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। थोड़ा सा ये देख लेते हैं ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट है ये क्या है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारत में प्रांतों में देश शासन का प्रारंभ, भाई देखिए प्रांतों में देश शासन का प्रारंभ किससे हुआ है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से ही हुआ है। इस सुधार को 1919 का अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित व हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया गया। देखिए प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया है इस अधिनियम के द्वारा, आरक्षित व हस्तांतरित। आइए आगे देखते हैं। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? तो आपके ऑप्शन है 1931, 1919, 1920, 1942। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी 1990। रोलेट एक्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1990। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट, देखिए न्यायाधीश थे सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति के सुझाव पर देखिए कब आया था आपको? 17 मार्च। आप डेट भी ध्यान रखेंगे, आजकल डेट पूछ ली जाती है 17 मार्च, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 17 मार्च को ये आया था। 1919 को रोलेट एक्ट का नाम दिया गया। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। भारतीय जनता ने काला कानून कहकर इसकी आलोचना की। आइए आगे देखते हैं। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया? तो आपके ऑप्शन है 1857, 1885, 1914, 1990। तो आपका जो डी ऑप्शन है 1919, जो आपका रोलेट एक्ट प्रारंभ हुआ था उसी समय से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया था। रोलेट एक्ट मार्च 1919 में हुआ था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। तो आपका पहला मंच था होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। अतः राष्ट्रीय आंदोलन में जनसंगठित आंदोलन का रूप 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ ही दिखता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? भाई खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना, भारतीय मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करना, भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाना या भारत में हिंदू मुसलमान एकता सुनिश्चित करना। तो ये खिलाफत आंदोलन जो था वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ए, तुर्की के खिलाफ खलीफा को समर्थन प्रदान करना था। खिलाफत आंदोलन के साथ राष्ट्रवादी आंदोलन में एक नई धारा जुड़ गई। शिक्षित मुसलमानों की युवा पीढ़ी परंपरागत ईश्वर भक्तों और धर्मचारियों का एक वर्ग लगातार ज़्यादा उग्र और राष्ट्रवादी हो रहा था। तो हिंदू और मुसलमानों द्वारा मिलकर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की पृष्ठभूमि लखनऊ समझौते ने पहले ही तैयार कर दी थी। रोलेट एक्ट के विरुद्ध हुए राष्ट्रवादी आंदोलन ने सभी भारतीयों को समान रूप से प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राजनीतिक आंदोलन में हिंदू एवं मुसलमान एक साथ हो गए। अब ये जो हिंदू और मुसलमान एक साथ हो गए, एक तो इसको एकता को तोड़ने का कारण था, एक राजनीतिक रूप से सजग मुसलमान ब्रिटेन तथा उसके मित्र राष्ट्र द्वारा तुर्की साम्राज्य के प्रति किए गए व्यवहार से क्षुब्ध थे। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था खलीफा को समर्थन प्रदान करना तुर्की के। 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठन की गई वह जानी जाती है किस नाम से? नेहरू समिति से, प्रारूप हंटर समिति से, मुदीमेन समिति से। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है हंटर समिति से। ठीक है, अब ये हुआ कब था ये भी जान लीजिए। ये आपका हुआ था 13 अप्रैल में, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। असहयोगी आंदोलन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं थी? नामित पदों से त्यागपत्र देना, विधायिका का बहिष्कार करना, न्यायालयों का बहिष्कार करना या सरकार के बकाया करों का भुगतान करना। तो ये नीचे कूट शब्दों में दिया गया था, ये आपकी PDF में कट गया है,
तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपका ऑप्शन कौन कौन सा सही है। नामित पदों से त्यागपत्र देना था, विधायिका का बहिष्कार करना था, न्यायालयों का बहिष्कार करना था, बल्कि सरकार के बकाया करों का भुगतान नहीं करना था। तो आपका यही जो प्रमुख विशेषता तो आपकी ये होगी। और ये अगर रॉन्ग में पूछ लेगा तो आप ये बताएंगे कि इसमें से क्या नहीं था, अगर पूछ ले तो। देखिए, असहयोगी आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ कि चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। असहयोगी आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों, विदेशी समानों एवं विधायिका का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी। आइए आगे देखते हैं। असहयोगी आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यों में से क्या सम्मिलित नहीं था? आपके ऑप्शन है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, कानून की अवमानना, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनावों का बहिष्कार। तो पूछा गया है कि क्या सम्मिलित नहीं था। भाई ये तो सम्मिलित था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी था, अदालतों का बहिष्कार भी था, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनाव का बहिष्कार भी था। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, कानून की अवमानना नहीं थी। आइए आगे देखते हैं। फरवरी 1922 में असहयोगी आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में से किसकी ये टिप्पणी है? जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। तो ये ऐसा किसने कहा है? मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, CR दास ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो देखिए, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ऐसा कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। आइए आगे देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? आपका पहला ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी प्रांतीय स्वशासन, काउंसिल प्रवेश या बंगाल विभाजन। तो आपका स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा था काउंसिल प्रवेश। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। चोरी चोरा कांड के पश्चात महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोगी आंदोलन को वापस ले लिया। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने औपनिवेशिक सत्ता का विरोध जारी रखने के लिए एक नई रणनीति की वकालत करते हुए सुझाव दिया कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विधान परिषद का बहिष्कार बंद कर दें, इन्हें काउंसिल का सदस्य बनकर वे पाखंडी संसद का पर्दाफाश करें। इसी उद्देश्य से CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में क्या गया है कि एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? गोखले, BG तिलक, डॉक्टर MR जयकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो महात्मा गांधी के अनुयायी थे, इसलिए स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। अब जो आपके गोखले हैं, BG तिलक हैं, इनका देहांत पहले ही हो गया था। इनकी स्थापना 1923 में स्वराज पार्टी की हुई थी और इनका देहांत उससे पहले हो गया था। तो डॉक्टर MR जयकर आप इससे संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज, ये तो आपका हो गया है। आइए, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो देखिए, आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1923, 1924, 1925 या 1926। तो महात्मा गांधी ने केवल एक बार ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है और वो सन है आपका 1924 में। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका बेलगांव में। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये अधिवेशन आपका बेलगांव में हुआ था। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।